दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हैं आपके सामने जो हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा रेलवे की क्लास चल रही थी, जिसमें हम सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो पिछले वर्षों में बार बार पूछे हुए हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी या रेलवे के जो अन्य एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे हुए प्रश्न हैं। और यह प्रश्न आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि पिछले वर्षों के प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, तो आपने अभी तक इन क्लासों को नहीं किया है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, सारी क्लासें वहीं पर मिल जाएंगी और उसके साथ में इतिहास और संविधान की भी क्लासें मिलेगी। तो शुरुआत करेंगे आज हम पहले प्रश्न से, जो हमने पिछली क्लास में 60 प्रश्नों तक किया था और उसके आगे आज हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? ए लाल रंग, बी बैंगनी, सी पीला, डी हरा। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए लाल रंग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश की होती है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग के प्रकाश की होती है। अधिक तरंग दैर्ध्य के कारण लाल प्रकाश अधिक दूर तक दिखाई पड़ता है, अतः सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? ए हरा, बी लाल, सी पीला, डी नीला। तो यहाँ पर कौन सा रंग अधिकतम दिए को दर्शनीयता देता है? तो हो जाएगा सही उत्तर हमारा पीला। पीला रंग दिए को अधिक दर्शनीयता देता है। जैसे कि दिया है यहाँ पर, पीला रंग अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक दर्शनीयता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? एक्स किरणों के अध्ययन के लिए, बी प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, सी कॉस्मिक किरणों के अध्ययन के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। सर सीवी रमन को उनके प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अध्ययन पर कार्य के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसे दूसरे शब्दों में रमन प्रभाव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ए एस्ट्रोमीटर, बी क्रेस्कोग्राफ, सी एक्टियोमीटर, डी बैरोमीटर। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा हमारा सी एक्टियोमीटर। देखते हैं इसकी व्याख्या को। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए उपकरण को एक्टियोमीटर, पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने की थी, जबकि बैरोमीटर से वायुदाब को मापा जाता है। अगला प्रश्न, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है? ए मीटर, बी आप्टर, सी वाट, डी डायोप्टर। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति को या लेंस की शक्ति इकाई है डायोप्टर।
देखते हैं इसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे हम थोड़ा सा। SI पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई डायोप्टर है। 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला भी दे सकते हैं, P बराबर 1/f। अगला प्रश्न दिया है, पानी में हवा के बुलबुले डैश के जैसा कार्य करेगा। A उत्तल लेंस, B अवतल लेंस, C उभयोत्तल लेंस, D इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा अवतल लेंस। जैसा कि आप पानी में बुलबुला अगर देखें तो जैसा कि जैसे यह पानी भरा हुआ है और पानी में यदि कोई बुलबुला बनेगा तो वह इस तरीके से बनेगा, तो उस पर जो प्रकाश की किरणें आएंगी वह इस तरीके से आकर परावर्तित होंगी। तो यह अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। यदि यह इस प्रकार होता तो यह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता, लेकिन यहाँ पर पानी का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। लेंस की प्रकृति में परिवर्तन लेंस के माध्यम के अपवर्तनांकों पर निर्भर करता है। यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम होता है तो लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समान अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर लेंस के गुटके की भांति व्यवहार करता है, जहाँ f बराबर इन्फिनाइट होता है। अधिक अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर लेंस की प्रकृति बदल जाती है। चूंकि जल का अपवर्तनांक वायु से ज़्यादा होता है, अतः बुलबुले रूपी लेंस की प्रकृति बदल जाती है और यह बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक अभिसारी लेंस इसके प्रकाशिक अक्ष पर एक वास्तविक प्रतिबिंब I बनता है। लेंस तथा I के बीच अपवर्तनांक तथा मोटाई T वाली एक आयताकार कांच की सिल्ली रखी जाती है। तो यहाँ पर जैसा कि आप 4 ऑप्शन देख रहे होंगे A, B, C, D, तो इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा D लेंस T इंटू I अपान I इंटू U दूर हट जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। A समतल दर्पण, B अवतल दर्पण, C अभिसारी लेंस, D अपसारी लेंस। तो इनमें से इसका सही उत्तर देखें कि मैग्नीफाई ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण। तो सही उत्तर है हमारा C अभिसारी लेंस। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। अभिसारी लेंस का प्रयोग मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति किया जाता है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। यदि प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन m हो तो m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई यानी कि I बटे O हो जाएगा। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की अपेक्षा छोटी, बराबर या बड़ी हो सकती है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई सदैव ही वस्तु की अपेक्षा कम होती है, अतः अभिसारी उत्तल लेंस का मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्पण
दी हुई जगह पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी इनमें से कोई नहीं, डी सादा दर्पण। तो इन चार ऑप्शनों में से देखें कि कौन सा दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो हो जाएगा हमारा बी अवतल दर्पण। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या पर पहले चर्चा करेंगे हम। जब सूर्य से आती हुई किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर मिलती हैं, अर्थात अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर संकेंद्रित कर देता है। यही कारण है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला प्रश्न। एक रेडियो स्टेशन 819 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य है ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर इन चार ऑप्शनों में से एक सही उत्तर है। तो सही उत्तर की बात की जाए तो हो जाएगा हमारा बी 3.66 इंटू 10⁻² मीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। एक रेडियो स्टेशन जो 819 किलोमीटर हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है, रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य 3.66 इंटू 10⁻² मीटर होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों में से कौन सा तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए 3.66 इंटू 10⁻³ मीटर। यह तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इसकी व्याख्या को। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य परिसर 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻4 मीटर तक होता है। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य गामा किरणों का होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक का होता है। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य दीर्घ रेडियो तरंगों का होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य 1 मीटर परिसर 1 मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक होता है। अतः उपयुक्त विकल्पों में से सर्वाधिक शुद्ध विकल्प ए है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण है? ए एक्स किरण, बी अल्फा किरणें, सी बीटा किरणें, डी गामा किरणें। तो देखेंगे यहाँ पर इसका सही उत्तर की सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। तो हो जाएगा हमारा डी गामा किरणें। यहाँ पर इसकी व्याख्या को देखेंगे। गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। दी गई किरणों की तरंग दैर्ध्य निम्नवत है। तो यहाँ पर एक्स किरणों की देखते हैं 100 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम के बीच। गामा किरणों की 0.01 एंगस्ट्रॉम। अल्फा किरण देखते हैं, अल्फा किरणों की बीटा से अधिक। बीटा किरणें गामा से अधिक। तो इन चारों को यहाँ पर आपने देखा और देखते हैं यहाँ अगले प्रश्न की तरफ। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी और सी, डी। तो इन चार ऑप्शनों में से देखें कि 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है। ए पदार्थ का, बी ऊर्जा का, सी द्रव्यमान का, डी कुछ नहीं। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शनों में से एक सही उत्तर हमको बताना है कि जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है। तो हो जाएगा ऊर्जा का परिवहन करती है। अगला प्रश्न, बेल किसकी इकाई है। ए तीव्रता की, बी पिच की, सी तरंग दैर्ध्य की, डी किसी की नहीं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बहुत कम बार प्रश्न पूछा जाता है, सभी की पूछी जाती हैं इकाइयाँ, लेकिन यहाँ पर बेल की इकाई आरआरबी गोरखपुर परीक्षा 2009 में पूछी गई है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी किसी की नहीं। देखते हैं व्याख्या इसकी। बेल किसकी इकाई है, ध्वनि की इकाई है। एक बेल बराबर 10 डेसीबल, 8.686 डेसीबल बराबर 1 नेपर होगा। नेपर भी ध्वनि की इकाई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है। ए संचार में, बी बुनने में, सी संगीत के औजार में, डी खाने के उद्योग से। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा कि ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर होगा हमारा ए संचार में। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। ऑप्टिक फाइबर का उपयोग संचार के उपयोग के लिए किया जाता है। फाइबर में संचार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, अतः ऊर्जा की हानि कम होती है। बालों के समान महीन कांच के तारों के माध्यम से प्रकाश को आगे भेजने की तकनीक को फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। इनके तार को ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, जो कांच, क्वार्ट्ज, नायलॉन अथवा पॉलीस्टीरीन से बनते हैं। और देखते हैं, संचार के अलावा इसका प्रयोग चिकित्सा में भी किया जाता है। डॉक्टर ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से बगैर ऑपरेशन के शरीर के अंदरूनी भागों को देख सकता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा बनने का कारण है। ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी विसर्जन, सी परावर्तन, डी अपवर्तन, ई इनमें से कोई नहीं। तो मृग तृष्णा बनने का जो मुख्य कारण है तो वह हो जाएगा हमारा ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर देखते हैं इसके व्याख्या को। गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मृग तृष्णा या मरीचिका का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। गर्मियों की दोपहर में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है, इसे रेगिस्तान की मृग तृष्णा या मरीचिका कहते हैं। गर्मी के दिनों में वायु की विभिन्न परतें जो कि नीचे की ओर विरल होती हैं, प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हट जाती हैं। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है जब वायु की किसी परत का किसी किरण के लिए आपतन कोण परतों के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और प्रकाश की किरण पुनः ऊपर की ओर सघन में पूर्ण परावर्तित हो जाती है।
और जब ये किरणें यात्री को आँखों में पहुँचती हैं तो उसे पानी होने का भ्रम हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर भी कभी-कभी देख सकते हैं कि जब किसी समतल रोड पर आप चल रहे हों या रास्ते पर चल रहे हों तो वहाँ पर कुछ दूरी पर आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो वही हमारा कहने का मतलब है, जो रेगिस्तान में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यहाँ पर सड़कों पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कभी-कभी दिखाई पड़ता है गर्मियों में। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शरीर के आमाशय एवं अन्य अतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीकी एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? ए. पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी. व्यतिकरण, सी. विवर्तन, डी. ध्रुवण। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शनों में से देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए. पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि एंडोस्कोपी की घटना किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोस्कोपी या अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। बढ़ते हैं इसके व्याख्या को देखेंगे यहाँ पर एक बार। एंडोस्कोपी एक हानिकारक और दर्दहीन विधा है जिसमें शरीर के खोखले अंगों के रोगों का पता लगाया जाता है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। एंडोस्कोपी किस विधि से होता है? तो एंडोस्कोपी ए. परावर्तन, बी. अपवर्तन, सी. पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी. इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि यहाँ पर देखा कि एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की विधि से होता है। देखेंगे अगले प्रश्न को। वस्तुएं दिखाई देती हैं क्योंकि वे अपारदर्शी होती हैं, बी. वे आंशिक रूप से छाया में होती हैं, सी. वे सूर्य से प्रकाश शोषित करती हैं, डी. उन पर से प्रकाश आँखों की ओर परावर्तित होता है, ई. प्रकाश किरणें उनकी सतह को छेदती हैं। तो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं क्योंकि उन पर से प्रकाश आँखों की ओर परावर्तित होता है, इसलिए वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखते हैं यहाँ इसकी व्याख्या को एक बार। वही वस्तुएं दिखाई देती हैं जो प्रकाश किरणों को परावर्तित करती हैं। अगला प्रश्न है हमारा। आँख के रेटिना पर बना बिंब होता है ए. वास्तविक और उल्टा, बी. सीधा खड़ा और वास्तविक, सी. आभासी और सीधा खड़ा, डी. बढ़ा हुआ और वास्तविक। तो आँख के रेटिना पर बना बिंब होता है उसका सही उत्तर ए. वास्तविक और उल्टा। आँख के रेटिना पर बना बिंब वास्तविक और उल्टा होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया तथा नेत्रोद से गुजरने के बाद लेंस पर आपतित होती हैं तथा इससे अपवर्तित होकर काचाभ द्रव से होती हुई रेटिना पर पड़ती हैं, जहां वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। अगला प्रश्न। निम्न में से कैमरा का कौन सा भाग मनुष्य की आँख के रेटिना के समान है? ए. लेंस, बी. फिल्म, सी. अपर्चर, डी. शटर। तो मनुष्य की आँख के रेटिना के समान है कैमरा का वह भाग जो इन चार ऑप्शनों में से हमको बताना है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी. फिल्म।
व्याख्या देखेंगे इसकी। मानव नेत्र की रचना एवं कार्यप्रणाली एक फोटोग्राफिक कैमरे के समान होती है। कैमरे में एक फोटोग्राफिक फिल्म लगी होती है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में यही काम दृष्टिपटल द्वारा होता है या रेटिना द्वारा होता है। अगला प्रश्न, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उन्नतोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। ए, लेंस और उसके फोकस के बीच। बी, फोकस दूरी पर। सी, फोकस की दोगुनी लंबाई पर। डी, अनंत पर। तो इन चार ऑप्शनों में से सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा लेंस और उसके फोकस के बीच। बी, फोकस दूरी पर। सी, फोकस की दोगुनी लंबाई पर। अनंत पर। तो इन चार ऑप्शनों में से हमको कुछ डाउट लग रहा है, देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। हाँ, इसलिए नहीं मिल रहा था इसका सही उत्तर। प्रश्न गलत है। वस्तुतः उन्नतोदर लेंस से वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को फोकस दूरी की दोगुनी लंबाई पर रखा जाता है, किंतु इस स्थिति में बना प्रतिबिंब आभासी न होकर वास्तविक होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति उन वस्तुओं के चित्र कैमरा फिल्मों के प्रयोग से ले सकता है जो आँख के स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, जो निम्नलिखित के लिए स्वीकार्य है। ए, पराबैंगनी किरणें। बी, सोडियम प्रकाश। सी, दृश्य प्रकाश। डी, अवरक्त किरणें। तो इनमें से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, अवरक्त किरणें। बढ़ेंगे इसकी व्याख्या की तरफ। अवरक्त किरणों की तरंगदैर्घ्य अधिक तथा आवृत्ति कम होती है। यह विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है। ए, उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स। बी, अवतल यानी कि कॉनकेव। सी, वर्तुलाकार यानी कि सर्फ स्फेरिकल। डी, समान मोटाई का यानी कि यूनिफॉर्म थिकनेस। तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से देखें कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इसकी व्याख्या को। कैमरे यानी कि फोटो खींचने वाले में कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसे अभिदृश्यक कहते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यद्यपि पानी पारदर्शक है फिर भी कुहासा में पानी की बूंदों के होने के बावजूद दूर की वस्तु नहीं देखी जा सकती, क्योंकि ए, कुहासा हमारे दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बी, अधिकतर प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है जिससे अपारदर्शक प्रतीत होता है। सी, प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिससे प्रकाश सीधा प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पर इन तीन यहाँ पर ऑप्शन हैं और तीनों ऑप्शनों में से सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिससे प्रकाश सीधा प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाता। व्याख्या देखेंगे इसकी।
कुहासे में पानी की साफ बूंदों के होने के बावजूद दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे प्रकाश सीधा प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाता। अगला प्रश्न है, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 1.5, बी 0.5, सी 2.0 यानी कि सिर्फ 2, डी दिया है 1.25। तो यहाँ पर सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा सी 2। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर इसकी हम एक बार व्याख्या को समझ लेंगे। प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनांक होगा, यानी कि साइन आई अपान साइन आर बराबर साइन 90 डिग्री और साइन 30 डिग्री हो जाएगा। जब साइन 90 और साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 गुणे 2/1 यानी कि बराबर हमारा 2 आ जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए √2, बी 1/√2, सी 2, डी 1/2। तो इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हम एक बार सॉल्यूशन देखेंगे इसका, उसके बाद में इसका सही उत्तर तक जाएंगे। स्नेल के नियम से देखें, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक n बराबर साइन आई अपान साइन आर होता है। जब साइन आई और साइन आई यानी कि साइन 90 हो जाएगा, यहाँ पर 45 आ जाएगा मान, साइन 45, 90 की वैल्यू 1 होगी और इसकी 1/√2 हो जाएगी। जब इसको यहाँ से ऊपर लेकर जाएंगे तो यह इसकी गुणा 1 से 1/√2 की हो जाएगी और नीचे बचेगा सिर्फ हमारा 1। तो जब नीचे 1 होगा, √2 अपान 1 होगा तो यह 1 की कोई काउंटिंग नहीं होगी, सीधे उत्तर निकल कर आ जाएगा हमारा √2। तो इसका उत्तर हम सही लगाएंगे, √2 ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक 2 पॉइंट यानी कि 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा। ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। तो इन 4 ऑप्शनों में से देखें इसका सही उत्तर तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 90 नंबर। प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। एक किरण 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। निर्गत किरण द्वारा बना कोण है। ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 0 डिग्री। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर है हमारा ए 30 डिग्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले पतले उत्तल लेंस के सामने रखी गई है तथा एक समतल दर्पण लेंस के पीछे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यदि वस्तु की आखिरी
प्रतिमा वस्तु के साथ एक साथ पड़ती है तो लेंस से वस्तु की दूरी है ए 30 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर, डी 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए 30 सेंटीमीटर। देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को एक बार। एफ, यहाँ पर एफ दिया गया है, यह हिस्सा एफ का है। एफ बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर। डी बराबर कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। जैसा कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बने, इसके लिए आवश्यक है कि समतल दर्पण पर किरणें अभिलंबवत पड़ें। चूंकि फोकस से होकर आने वाली किरणें अवतल लेंस से अक्ष के समांतर निर्गत होती हैं, अतः वस्तु और प्रतिबिंब दोनों ही फोकस पर होंगे। अतः लेंस से वस्तु की दूरी बराबर फोकस दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन नेत्र की सहायता करता है? ए कार्निया, बी कंजक्टिवा, सी सिलिया पिंड, डी आइरिस। तो इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा सी सिलिया पिंड। यहाँ पर इसकी व्याख्या में दिया गया है नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलिया पिंड के द्वारा एडजस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा यदि लेंस का केंद्रीय हिस्सा काले कागज में लपेट दिया जाए? तो जैसा कि यह एक लेंस दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर कुछ इमेज आपको हम बनाते हैं। थोड़ा सा इमेज गड़बड़ है, आप यहाँ पर एक बार एडजस्ट कर लेना। और यह हिस्सा काला कर दिया गया है। यानी कि काला कागज लपेटा गया है। उसके बाद में हम ऑप्शन को पढ़ते हैं, देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए लेंस के शेष भाग द्वारा कोई प्रतिबिंब नहीं बनाया जाता है। बी प्रतिबिंब की प्रदीप्त की तीव्रता कम हो जाएगी। सी कोई प्रभाव नहीं होगा। डी पूर्ण प्रतिबिंब कम चमक के साथ बनेगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बताना है कि चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 94 का हमारा हो जाएगा बी प्रतिबिंब की प्रदीप्त की तीव्रता कम हो जाएगी इस कागज को लपेटने पर। देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। काला कागज प्रकाश का अवशोषक होता है। लेंस के केंद्रीय भाग पर काला कागज लपेट देने पर उसके द्वारा प्रतिबिंब के काफी प्रकाश का अवशोषण हो जाएगा, जिससे प्रतिबिंब के प्रदीप्त की तीव्रता कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है। कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? ए 2, बी 9/8, सी 8/9, डी 0.5। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सापेक्ष कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी 8/9। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से
पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं। इसका कारण है ए परावर्तन, बी प्रकीर्णन, सी अपवर्तन, डी विवर्तन। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी अपवर्तन। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या को देखेंगे। सबसे पहले पृथ्वी की गोल आकृति के कारण प्रकाश किरणों का अपवर्तन हो जाने से हम सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। सूर्यास्त के पहले सूर्य गहरा नारंगी लाल का प्रतीत होता है क्योंकि ए दिन के अंत में वह ज्यादा गर्म होता है, वह केवल नारंगी लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है, सी सायंकाल में उसमें अधिक हीलियम होती है, डी उसके प्रकाश को ज़्यादा मोटा वायुमंडल भेद कर आना होता है इसलिए अन्य रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं और हमारे पास नहीं पहुंचते। तो इन चार ऑप्शनों में से सही उत्तर देखा जाए कि सूर्यास्त के पहले सूर्य गहरा नारंगी लाल रंग का प्रतीत होता है क्योंकि डी उसके प्रकाश को ज़्यादा मोटा वायुमंडल भेद कर आना होता है इसलिए अन्य रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं और हमें या हमारे पास नहीं पहुंचते। देखेंगे यहाँ इसकी व्याख्या को एक बार। दिया है सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य गहरा नारंगी लाल रंग का दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश जब वायुमंडल से भेद कर आता है तो प्रकाश के अन्य रंग प्रकीर्णित होकर अंतरिक्ष में चले जाते हैं एवं लाल रंग प्रकीर्णित होकर हमारे पास पहुंचता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है रात में तारे झिलमिलाते हैं क्योंकि ए वे प्रकाश को रुक रुक कर उत्सर्जित करते हैं, बी तारों का वातावरण प्रकाश को रुक रुक कर अवशोषित करता है, सी पृथ्वी का वायुमंडल प्रकाश को रुक रुक कर अवशोषित करता है, डी वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदल जाता है या बदलता है। तो इन चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर कि रात में तारे झिलमिलाते हैं क्योंकि। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा डी वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलता है रात में इसलिए तारे झिलमिलाते हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश का अपवर्तनांक होता है जिसके कारण रात में तारे झिलमिलाते या टिमटिमाते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से प्रकाश की चाल बदल जाती है यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। वायुमंडल में वायु की विभिन्न घनत्व वाली परतें पाई जाती हैं। जब तारे से प्रकाश चलता है तो उसका विभिन्न परतों में लगातार अपवर्तन होता है। चूंकि वायु की परतें स्थिर नहीं होती हैं इसलिए यह महसूस होता है कि तारा भिन्न भिन्न समयांतरालों में भिन्न भिन्न स्थितियों में है, अर्थात तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। चंद्रमा व अन्य ग्रह हमें टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते क्योंकि उनसे आने वाले प्रकाश की मात्रा अधिक होती है जिसमें वायुमंडल का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न दिया गया है, यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे ए चंद्रमा पर एक दूसरे की आवाज़ को पृथ्वी की तुलना में बहुत देर बाद सुन सकते हैं, बी चंद्रमा पर उतने ही समय में सुन सकते हैं जितना कि पृथ्वी पर, सी एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, डी एक दूसरे की प्रतिध्वनि बार बार सुन सकते हैं। तो इन सभी में से यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वह एक दूसरे को उनकी आवाज़ सुनाई देगी या नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। देखते हैं इसकी व्याख्या को कि इसकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देगी। यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। इसलिए वे दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के सामने बात करते हुए एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, ए बैंगनी, बी लाल, सी हरा, डी नीला। तो इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो सही उत्तर है हमारा ए बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और किसका सर्वाधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसकी व्याख्या को। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए इस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सूर्य के 7 रंगों में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, मोटर वाहनों में पश्चदृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है, ए उत्तल लेंस, बी समतल, सी अवतल, डी गोलीय, ई इनमें से कोई नहीं। तो मोटर वाहनों में पश्चदृश्य यानी कि पीछे के दृश्य यानी कि ड्राइवर के जो बगल में शीशा लगा हुआ होता है जिसमें वह पीछे से कौन सा साधन आ रहा है या नहीं आ रहा है या कौन सी गाड़ी आ रही उसको देखने के लिए जो उपयोग में लिया जाता है उस दर्पण का नाम बताना है। तो वह दर्पण हो जाएगा हमारे पास अवतल दर्पण, सी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इसकी व्याख्या को। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर हमारा उत्तल दर्पण होगा यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही होगा, मुझसे गलती से निकल गया। अवतल दर्पण यहाँ पर नहीं होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या को। मोटर वाहनों में पश्च दर्पण के लिए के रूप में उत्तल दर्पण उपयोग में लाया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आभासी सीधा व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तथा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। तो इस कारण हमारा उत्तल दर्पण होता है जो ड्राइवर की बगल वाली सीट या बाहर की ओर देखने के लिए लगा होता है कि कौन सी गाड़ी पीछे से आ रही है और कौन सा साधन है। देखते हैं यहाँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, इससे ज्ञात होता है कि दर्पण है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी सम उत्तल।
तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। देखेंगे इसकी व्याख्या को एक बार। प्रतिबिंब अपनी वास्तविक आकृति से बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि अवतल दर्पण से प्रकाश किरण परावर्तित होने के पश्चात फैल जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है? ए, बेलनाकार दर्पण, बी, समतल दर्पण, सी, अवतल दर्पण, सी, उत्तल दर्पण, डी, अवतल दर्पण। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, अवतल दर्पण। देखेंगे इसकी व्याख्या को। अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। साथ ही इस दूरी में रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब समान आकार से लेकर बड़े आकार तक बनता है। इसलिए दंत चिकित्सकों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है या करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक ओर बंद तथा दूसरी ओर से खुली हुई एक पाइप देगी। ए, सभी हार्मोनिक्स, बी, सभी सम हार्मोनिक्स, सी, सभी विषम हार्मोनिक्स, डी, कोई हार्मोनिक्स नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा इन 4 ऑप्शनों में से सी, सभी विषम हार्मोनिक्स। देखते हैं इसकी व्याख्या को। बंद पाइप में केवल विषम सन्नादी यानी कि ओड हार्मोनिक्स ही उत्पन्न हो सकते हैं। यही कारण है कि बंद आर्गन पाइप में उत्पन्न स्वर मधुर नहीं होते, जबकि खुले पाइप में सम तथा विषम दोनों ही प्रकार के सन्नादी उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि खुले आर्गन पाइप की ध्वनि मधुर होती है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष कितने रंग का दिखाई देता है या इंद्रधनुष कितने रंग का दिखता है? ए, 7, बी, 10, सी, 12, डी, 5। तो इन 4 ऑप्शनों में से जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इंद्रधनुष सभी ने देखा होगा, जो बादलों में ऐसे इस प्रकार से सभी रंग बारिश के मौसम में अक्सर करके दिखाई देते हैं। तो उसमें 7 रंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इसकी व्याख्या को। इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं। ये 7 रंग बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम में इस प्रकार हैं: बैंगनी यानी कि वायलेट, जामुनी, इंडिगो, नीला यानी कि ब्लू, हरा यानी कि ग्रीन, पीला यानी कि येलो, नारंगी ऑरेंज तथा लाल रेड। संक्षेप में इसे विबग्योर कहते हैं। तो यहाँ पर आज हमने सभी प्रश्नों पर चर्चा की व्याख्या सहित। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि यह क्लास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और आपको यह क्लास कैसी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कोई त्रुटि होती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में या अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। और इससे पहले आपको हम बता दें कि इन सभी क्लासों की हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, जहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी की और साइंस की सभी प्लेलिस्ट बना दी गई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर एक से अधिक या सारी वीडियो को देख सकते हैं।
तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।